यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, कांग्रेस लीडर्स राष्ट्रपति रिमार्क सेट्स ऑफ स्मृति सोनिया स्टॉर्म इन हाउस। तो ये एज सच हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम ये इशू डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इशू इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है राष्ट्रपति। तो अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट कोई वुमेन है, फॉर एग्जांपल अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन उनको भी रेफर किया जा रहा है एज राष्ट्रपति। तो यहाँ पर कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को रेफर कर दिया एज राष्ट्रपत्नी। अब राष्ट्रपति भी इसके लिए एप्ट वर्ड तो नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट को रेफर करने के लिए राष्ट्रपति यूज़ किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है। तो आफ्टर वीडियो क्लिप ऑफ चौधरी रेफरिंग टू मुर्मू एज राष्ट्रपति डिड द राउंड्स, इनका तो ये कहना था कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो बेसिकली आप ये इशू समझ जाओ कि इशू क्या है, और इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो इशू है बेसिकली ये है कि चेस ओलंपियाड हो रहा है, और चेस ओलंपियाड में क्या किया जा रहा था, बेसिकली जो यहाँ पर फोटोज़ लगाई जा रही थी वो चीफ मिनिस्टर की लगाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की नहीं लगाई जा रही थी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने यही कहा है कि प्रेसिडेंट और पीएम की फ़ोटोज़ को यूज़ करो इन एड्स ऑफ चेस ओलंपियाड, क्योंकि अगर कहीं भी कंट्री को इंटरनेशनल फोरम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो हो। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट की हमने इसीलिए नहीं लगाई पिक्चर्स क्योंकि तब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस नहीं हुए थे और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कंसेंट नहीं मिला था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर पिक्चर्स नहीं लगाई। तो डे आफ्टर बीजेपी वर्कर्स पे स्टेट फोटोग्राफ्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बिल बोर्ड्स फॉर द 44th चेस ओलंपियाड, जो कि चेन्नई में हो रहा है। और यहाँ पर जो फोटोज़ देखेगी वो देखेगी सिर्फ चीफ मिनिस्टर के स्टालिन की। तो यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है द इंटरेस्ट जो नेशन का होता है वो यहाँ पर पैरामाउंट होता है, और इसीलिए यहाँ पर फोटोज़ लगाई जानी चाहिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की। इंटरनेशनल इवेंट्स होस्टेड डिपिक्ट द इमेज ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल फोरा। इट नॉट ओनली शोज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट इट्स केपेबिलिटी, कि यहाँ पर जो इंडिया जैसा कंट्री है वो भी इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकता है इतने शॉर्ट नोटिस पर। एवरी गवर्नमेंट शुड वर्क इंक्लूडिंग द स्टेट गवर्नमेंट, बट व्हेन अ कंट्री इज होस्टिंग सच एन इंटरनेशनल इवेंट इट इज़ द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ वन एंड ऑल टू इंश्योर कि ऐसा जो भी फंक्शन है वो एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज किया जाए और बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो है यहाँ पर समझ आए कि जो इंडिया है वो भी इतने बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट पेज पर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स आज से शुरू होंगे बर्मिंघम में। EC अलाउज 17-year-olds टू रजिस्टर इन एडवांस। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि जिनकी भी उम्र यहाँ पर 17 साल से ज़्यादा की हो जाती है वो एडवांस में यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू अलाउ दोज अबव 17 ईयर्स टू अप्लाई इन एडवांस टू गेट देयर नेम्स एनरोल्ड इन वोटर्स लिस्ट। और उनको यहाँ पर 18 साल तक होने का वेट नहीं करना है, वो पहले ही यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं। फिर यहाँ पर पाल दादव ट्राइबल मसाकर की बात की गई, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिमेंबर किया है। पाल दादव ट्राइबल मसाकर, और जिसके की लीडर थे मोतीलाल तेजावत। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं पाल दादव मसाकर के बारे में। टुक प्लेस ऑन March 7, 1922 इन द पाल चितरिया एंड दादव विलेजेस ऑफ सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में फॉल करते हैं। विलेजेस फ्रॉम पाल दादव एंड चितारिया हैड गैदर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एज पार्ट ऑफ द एक ही मूवमेंट, और इसको लेड किया गया था बाई मोतीलाल तेजावत। मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू टैक्स। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स लगान लगाते थे पीजेंट्स के ऊपर और जो फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ पर लगान लगाते थे उसके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट किया गया था, तो उसके लिए ही मूवमेंट था। ब्रिटिश पैरामिलिट्री फोर्स वॉज ऑन हंट फॉर तेजावत। इट हर्ड ऑफ दिस गैदरिंग एंड रीच द स्पॉट, और यहाँ पर जो 200 भील्स थे उन्होंने भी ज्वाइन किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ तेजावत। लेकिन जब तक उन्होंने अपने बोज और एरोज को लिफ्ट किया तब तक यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर फायर ओपन कर दी, और जिसकी वजह से यहाँ पर 1000 ट्राइबल्स की डेथ हो गई। तेजावत हाउएवर एस्केप्ड एंड लेटर रिटर्न टू द स्पॉट टू क्रिस्टाइन इट एज वीर भूमि। तो ये आपको पता होना चाहिए पाल दादव मसाकर, जिसको कि लेड किया गया था बाई मोतीलाल तेजावत। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वेंकैया अर्जेस MPs टू प्ले रोल इन मेकिंग इंडिया हेपेटाइटिस फ्री। अब हेपेटाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर होता है हेपेटाइटिस। द वर्ड हेपेटाइटिस refers to any inflammation of the liver, the irritation or swelling of the liver cells from any cause। यूजली ये ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है जिनको कहते हैं हेपाटोट्रोपिक। ABCDE, तो हेपेटाइटिस ई होता है, BCDE, ये बेसिकली सारे होते हैं ABCDE। हेपेटाइटिस A और E सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये खुद से ठीक हो जाते हैं एंड रिक्वायर नो स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशंस। B और C के लिए यहाँ पर इफेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। तो A और E सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, और B और C के लिए यहाँ पर इफेक्टिव मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। बाकी आप देख सकते हैं इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे।
मदर बीइंग नेचुरल गार्डियन ऑफ चाइल्ड हैज़ राइट टू डिसाइड सरनेम, तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बेसिकली एक यहाँ पर केस था जिसमें जो बच्चा था उसके यहाँ पर फादर की डेथ हो गई थी, फिर उसकी मदर ने यहाँ पर सेकंड मैरिज कर ली और मदर यहाँ पर जो सेकंड मैरिज थी उससे सरनेम देना चाहती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सरनेम देने से मना कर दिया। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि या तो आप यहाँ पर स्टेप फादर करके यूज़ करो अगर आप यहाँ पर सरनेम देना चाहते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा मदर अब नेचुरल गार्डियन है चाइल्ड की, तो उसके पास यहाँ पर पूरा राइट है कि वो सरनेम को डिसाइड कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट थर्सडे अपील्ड एन आंध्र प्रदेश वुमेन्स डिसीजन टू चेंज द सरनेम ऑफ अ माइनर सन born from a late husband after her remarriage। तो सरनेम रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन शेयर्स विद अदर मेंबर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल उस चाइल्ड का सरनेम अलग होगा उसकी फैमिली से, तो हो सकता है कि उसको स्कूल में भी बुली किया जाए कि तुम्हारी मदर का सरनेम तो अलग है, तुम्हारे फादर का अलग है। तो ऐसी बुलिंग ना हो और यहाँ पर जो बच्चा है वो भी फैमिली से अपने आप को अलग ना माने, तो ऐसे में ज़रूरी है कि उसका सरनेम वही होना चाहिए जो कि उसकी फैमिली का है। तो सरनेम रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन शेयर्स विद अदर मेंबर्स ऑफ दैट person's family distinguished from that person's name or names a family name। सरनेम इज नॉट सिर्फ सरनेम आपका लीनिएज नहीं दिखाता है, तो आपको सिर्फ इसको हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझना है, बट मोर इम्पॉर्टेंट ये एक सोशल रियलिटी है। और अगर एक बच्चे को एक एनवायरनमेंट में रहना है तो ज़रूरी है उसका सेम सरनेम हो जो कि उसकी फैमिली का है। और फिर यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा मदर बीइंग द ओनली नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन हैज़ द राइट टू डिसाइड द सरनेम ऑफ द चाइल्ड, शी ऑल्सो हैज़ द राइट टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। यहाँ पर मेंशन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर यहाँ पर मेंशन है सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है। तो ये आपको दो लोकेशंस पता होनी चाहिए। प्रिज्यूम्ड गिल्टी, तो कल हमने पीएमएलए को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अपील किया था, तो उसके बारे में ही यहाँ पर आर्टिकल है। तो बोथ यूपीए एंड एनडीए आर्म्ड ईडी विद ड्रैकोनियन पावर्स। तो यहाँ पर जैसे आज कांग्रेस बात करती है कि पीएमएलए का यूज़ किया जा रहा है, ईडी को वेपनाइज किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पीएमएलए यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट लेकर आई थी, पीएमएलए यहाँ पर यूपीए गवर्नमेंट ही लेकर आई थी। तो बेसिकली जिस भी गवर्नमेंट के पास यहाँ पर पावर आती है वो नहीं चाहती कि स्टेट के पास से ये सारी पावर जाए। It is disturbing that a three-judge bench of the Supreme Court led by Justice has upheld the constitutionality of the Prevention of Money Laundering Act 2002। तो यहाँ पर पीएमएलए 2002 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपील किया गया। यहाँ तक कि ये कहा गया कि जो लीगल प्रिंसिपल है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ द अक्यूज, इसको भी यहाँ पर इंटरडिक्ट किया जा सकता अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना देते हैं। इट इज़ अ लॉ दैट अपेंड्स फोर्स प्रिंसिपल्स इन criminal law including the presumption of innocence of the accused। under the PMLA statements जो भी यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने दिए जाएंगे वो कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, और जो बेल प्रोविजन है वो यहाँ पर अक्यूज के ऊपर बर्डन डालता है कि अक्यूज को प्रूव करना है कि वो गलत नहीं है। एंड बेल प्रोविजन प्लेस अ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि मोहम्मद जुबैर के केस में यहाँ पर जो कोर्ट की रूलिंग की थी कि अरेस्ट इज नॉट मेंट टू बी एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज अ प्यूनिटिव टूल बिकॉज इट रिजल्ट्स इन वन ऑफ द ग्रेवेस्ट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो कि क्रिमिनल लॉ से निकलते हैं। स्टेट के पास पावर है अरेस्ट करने की, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट यहाँ पर अरेस्ट ही करता रहे। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो दोनों रूलिंग्स कितनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, यही यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव लॉज बना सकते हैं जैसे कि एंटी टेरर लेजिस्लेशन, और हो सकता है कि उसमें जो बेल के प्रोविजन हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो। तो इट इज़ डिसक्वाइटिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एक्सटेंड्स दिस एक्सेप्शनलिज्म टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि एंटी टेरर लेजिस्लेशन और मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इन गिविंग अ फ्री पास टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना बार जो है उसको बहुत ज़्यादा लोअर कर दिया है और इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इंक्रोच करने की यहाँ पर स्टेट को एक तरीके से राइट दे दिया है। द गवर्नमेंट लेड बाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैड आर्ग्यूड दैट कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। इसीलिए इस एक्ट में यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर होता है कि अक्यूज को यहाँ पर प्रूफ करना है कि वो गलत नहीं है। Of course, the framing of laws that increase arbitrary state powers and their weaponization, ये कोई नया नहीं है, यह पहली बार नहीं हुआ है। All governments are guilty। यहाँ पर PMLA brought in by an NDA government and made more stringent by amendments during the UPA regime, the same UPA that wraps itself in a liberal finery। तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि बेसिकली अगर ये ड्रैकोनियन लॉ है तो उसके लिए यूपीए भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी यहाँ पर एनडीए जिम्मेदार है। But the Supreme Court ruling comes in an especially fraught context। There is a surge in the use of the ED against political opponents। और ये देखा गया है कि इस गवर्नमेंट में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ED का अगेंस्ट opponents। If investigative agencies at the behest of the government undermine due process, it is the task of the courts to rein them in। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है तो कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर तो कोर्ट्स ने भी PMLA को अपहेल्ड कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैड डन दिस इन 2017 और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पीएमएलए में जो बेल प्रोविजंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और आर्बिट्ररी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्ट्रक डाउन कर दिया था, लेकिन पार्लियामेंट ने वापस अमेंडमेंट किया और पार्लियामेंट ने बेसिकली उन प्रोविजंस को थोड़ा चेंज करके वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं प्रोविजंस को अपील कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैड डन दिस इन 2017 व्हेन इट स्ट्रक डाउन द रिस्ट्रिक्टिव पीएमएलए बेल प्रोविजंस, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो बेल प्रोविजंस है ये मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है। दैट रूलिंग ऑल्सो नाउ स्टैंड्स ओवरटर्न्ड, कोर्ट एक्सटेंडिंग द एग्जीक्यूटिव पावर्स गिविंग इट द बेनिफिट ऑफ एवरी डाउट। और ये बेसिकली एक हमें ट्रबलिंग ट्रेंड है जो कि देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी यहाँ पर पीएमएलए के ऊपर ही है। तो पीएमएलए 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्टेंसिबली टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सेवरल अमेंडमेंट्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक इंटरनेशनल कंसर्न का मैटर है और इंडिया ने भी इसके लिए लॉज बनाए हैं। द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट हैड बीन चैलेंज्ड आर इंडीड कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर कोर्ट ने पीएमएलए के प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा। फिर यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है, फॉर एग्जाम्पल आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, आपको पूरी तरीके से डार्क में रखा जाता है, आपको नहीं बताया जाता है कि आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आपको यहाँ पर ईडी के द्वारा कॉल किया जाता है और आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप विटनेस की तरह जा रहे हो या आप यहाँ पर अक्यूज की तरह जा रहे हो, और यू आर समन्ड एंड यू डू नॉट इवन नो इफ यू आर बीइंग समन्ड एज अ विटनेस और एज एन अक्यूज। ना आपको यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की डिटेल्स बताई जाती है। फिर अगर आप बेल के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप प्रूव करो कि आप गलत नहीं हो। तो यू आर कंसिडर्ड सच अ थ्रेट टू द स्टेट कि आपको यहाँ पर बेल भी नहीं दी जा रही और बेल के लिए इतने ज़्यादा टफ प्रोविजंस बना दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है कि इंसान तब तक इनोसेंट होता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, उसको भी इस केस में नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है, नाउ इमेजिन इवन फर्दर दैट द लॉ इटसेल्फ हैज़ बीन इनेक्टेड बाय डूबियस मीन्स। तो यहाँ पर जो पीएमएलए में चेंज किया गया उसके लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया था रूट, वो यूज़ किया गया मनी बिल का रूट, जिससे यहाँ पर राज्यसभा के पास पावर ना हो रिगार्डिंग दिस बिल। तो वी डू नॉट डिटरमाइन वेदर द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अंडर विच द लॉ वाज इनेक्टेड वाज इटसेल्फ प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर मनी बिल का यूज़ किया गया था। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक क्राइम है अटमोस्ट ग्रेविटी का, लेकिन आप उसको टेररिज्म से यहाँ पर इक्वल नहीं कर सकते कि टेररिज्म जैसा है। तो लाइक टेररिज्म इट रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, बट नाउ द स्टेट ऑफ एक्सेप्शन एक नया नॉर्मल बन गया है जो कि हमें देखने को मिलता है। फिर ऑथर ने ये बताया कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कन्विक्शन रेट तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो प्रोसेस है वो ही इतना टफ हो जाता है कि प्रोसेस ही एक तरीके का पनिशमेंट बन जाता है। तो देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ व्हाट मेक्स फॉर एन इफेक्टिव फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। एज इट हैपेंस द कन्विक्शन रेट अंडर दिस लॉ इज वेरी लो, लेस देन 5%, बट वी लेट थाउजेंड्स ऑफ केसेस बी रजिस्टर्ड। और बेसिकली जिनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया जाता है उनकी लाइफ यहाँ पर पूरी अपसाइड डाउन हो जाती है। इतना लो कन्विक्शन रेट, लेकिन प्रोसेस इतना ज़्यादा टफ है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। फर्स्ट द ट्रेजेडी ऑफ दिस लॉ इज दैट ऑल पार्टीज आर कॉम्प्लिसिट इन प्रोड्यूसिंग इट। तो हम यही नहीं कह सकते कि पीएमएलए यहाँ पर बीजेपी लेकर आई है, इससे पहले जो कांग्रेस थी वो भी यहाँ पर सपोर्ट करती थी। नो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर सीम्स टू वांट टू रिलिंक्विश आर्बिट्री पावर्स ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जिस भी पार्टी के पास सत्ता आती है वो नहीं चाहता है कि जो स्टेट के पास पावर है वो जाए। इसीलिए फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी आ जाएगी तो वो भी यहाँ पर पीएमएलए की पावर्स को हटाएगी नहीं। यहाँ पर पीएमएलए के अंतर्गत जो ईडी की पावर्स है वो भी इन पावर्स को ऐसे ही बरकरार रखेगी। द यूज़ ऑफ द ईडी पर्टिकुलरली अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैज़ राइजन एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पर ईडी का यूज़ कांग्रेस के रिजीम में भी होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता था। आज यहाँ पर ईडी को वेपनाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। अब हम आगे चलते हैं। थ्रोइंग गुड मनी। तो बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सरकार एक रिवाइवल पैकेज लेकर आई है। ऑन वेडनेसडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड येट अनदर रिवाइवल पैकेज फॉर द बिलीगर्ड पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल। तो यहाँ पर डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट और वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले ऑथर ने ये क्वेश्चन किया है, क्या टैक्स पेयर्स का मनी यहाँ पर इसमें बीएसएनएल में डालना चाहिए था। अब सरकार ने यहाँ पर 3-fold रैशनल दिया है कि क्यों यहाँ पर ज़रूरत थी। 1 टू ईज द स्ट्रेस ऑन बीएसएनएल्स बैलेंस शीट। दूसरा है कि यहाँ पर जो बीएसएनएल है उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके और जो फाइबर नेटवर्क है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सके। हाउएवर फॉर अ गवर्नमेंट जो कि हमेशा ये कहती है कि गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है बिजनेस करना, इट मस्ट फर्स्ट ask itself what public purpose is being served by continuing to infuse public funds in an uncompetitive loss making entity। तो यहाँ पर ऑथर ने यही क्वेश्चन किया है कि बीएसएनएल में फंड्स क्यों डाले जा रहे हैं। बीएसएनएल यहाँ पर लॉस मेकिंग एंटिटी है तो उसमें फंड्स डालने की क्या ज़रूरत है। ये इकोनॉमी के एक्सप्लेन पेज पर भी आया, तो ये हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग हीलर्स एंड सेवर्स। तो डॉक्टर्स के ऊपर अटैक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है तो डॉक्टर्स के ऊपर यहाँ पर अटैक किया जाता है वॉलेंट मीन से। तो इसके लिए सरकार एक बिल लेकर आ रही थी 2019 में, लेकिन बाद में सरकार ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया। इस बिल का नाम था
Prohibition of Violence and Damage to Property Bill 2019, which would have made such violence a non-bailable and cognizable offense with a jail term of up to 5 years। तो यहाँ पर जब आरटीआई क्वेरी हुई तो पता चला कि सरकार ने इस बिल को यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एडमिटेड दैट इट हैज़ विड्रॉन द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन ऑन हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2019 विच वुड हैव मेड सच वायलेंस। अब वापस क्यों लिया गया? क्योंकि हो सकता है कि सरकार को ये डर हो कि अगर हम ये बिल इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर द डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए, तो यहाँ पर जो और प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल लॉर्ड्स पुलिस, वो भी ऐसे ही बिल की डिमांड करेंगे। तो सरकार नहीं चाहती थी कि हर प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऐसा बिल लाया जाए, इसीलिए सरकार ने इस बिल को भी विड्रॉ कर लिया। अब ऑप्शन ए का मेरिट तो है इस बात में कि अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विसेज को इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी दोगे तो दूसरी प्रोफेशनल सर्विसेज भी उसकी डिमांड करेंगी। तो देयर इज़ अ मेरिट इन दिस। इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग अनटेनेबल पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन, जो प्रेशर ग्रुप है मेडिकल बॉडीज़ के, वो यहाँ पर फोकस करेंगे जो उनके पास लीगल रेमेडीज़ हैं अंडर आईपीसी सीआरपीसी, उसका कैसे यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन को, जो कि यहाँ पर पुलिस करती है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सक्लूसिव डोमेन होता है पुलिस का। देयर आर सर्टेन इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड टू देम, फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी फ्रॉम टॉर्चर्स लाइबिलिटी। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है तो ये उसके सॉवरन फंक्शन है। तो यहाँ पर जब पुलिस को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई, फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी फ्रॉम टॉर्चर्स लाइबिलिटी, इसके अलावा अगर वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के फंक्शन मेंटेन कर रहे हैं तो ये उनको सॉवरन फंक्शन को डिसाइड किया जा रहा है। तो ऑथर ने ये कहा है कि इसकी वजह से मेलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है। तो इट इज़ टाइम फॉर अ कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट द टायरनी ऑफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड टॉर्चर्ड रिपोर्टिंग। तो ये यहाँ पर ऑथर का व्यू पॉइंट है। Disciplinary action should also be taken by professional bodies like the bar associations and prosecution bodies in case of tutoring and abatement of false charges। तो ये यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रोसिक्यूशन सिर्फ 0.79% का होता है टोटल में। तो ये हमें समझ में आता है कि यहाँ पर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन किया जाता है, ऐसा ऑथर का कहना है। नेक्स्ट है मेकिंग इंजीनियरिंग ग्रेट अगेन। तो यहाँ पर एआईसीटीई चेयरमैन का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने ये कहा कि इकॉनमी सिर्फ कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स पर नहीं चल सकती है, इसीलिए हमें सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये क्वेश्चन किया है कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स ग्रेजुएट नहीं हो रहे हैं। तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स तो हर साल बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो इशू क्या है? इशू ये है कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब नहीं है, इसीलिए वो भी ये सोचते हैं कि वो भी यहाँ पर कुछ कोडिंग सीख कर यहाँ पर आईटी जॉब में लग जाएं। सो व्हाट इज़ द इशू? इधर देयर आर नॉट इनफ जॉब्स टू एब्जॉर्ब देम, या तो जो जॉब्स हैं वो इतनी ज़्यादा लो पेइंग कि वो यहाँ पर उसमें उस जॉब्स को यहाँ पर करना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो भी यहाँ पर आईटी और सीए सेक्टर में चले जाते हैं कुछ कोडिंग सीख कर कि उनको भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जॉब मिल जाए। तो इशू ये नहीं है कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स बन नहीं रहे, इशू ये है कि उनके लिए जॉब्स नहीं है मार्केट में। फिर यहाँ पर एक बात ये बताई जाती है, the chairman's lament relates to institutions shutting down these disciplines due to a lack of demand by students। अब lack of demand क्यों है स्टूडेंट्स के द्वारा? क्योंकि इन सेक्टर्स में जॉब ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बेसिकली उसमें जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। इन देयर माइंड्स द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट द करिकुला ऑफ सच कन्वेंशनल डिसिप्लिन्स आर आउटडेटेड। तो अगर हम देखें तो सिलेबस आउटडेटेड नहीं है। यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में जो सिलेबस है वो तो हमेशा वैसे ही रहेगा ना, उसको कितना ही चेंज कर लोगे। तो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स आर नॉट इंडस्ट्री रेडी एंड इंस्टीट्यूशंस डू नॉट इम्पार्ट द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो अथर ने बोला ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस आउटडेटेड है, क्योंकि आप सिलेबस को ज़्यादा चेंज कर ही नहीं सकते हो। द डेड हॉर्स ऑफ आउटडेटेड सिलेबस हैज़ बीन फ्लॉग्ड टू ऑफन, देयर इज वेरी लिटिल दैट गेट्स आउटडेटेड इन द कोर कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ब्रांच में जो सिलेबस है वो तो बेसिकली टॉपिक्स और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तो सेम ही रहेगी ना। Even in top-tier institutions where curricula tend to be the latest and include doses of AI and ML, there is reasonable student disinterested in these disciplines। और यहाँ पर बच्चे ज्वाइन करते हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज में, मैकेनिकल और सिविल, लेकिन उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस सेक्टर में तो जॉब ही नहीं है मार्केट में। तो मच टाउटेड बोगी इज द लैक ऑफ इंडस्ट्री रेडीनेस इन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। दिस इज ओनली पार्शली ट्रू एज इज मोस्टली बिकॉज स्टूडेंट्स का अपने आप ही डिसइंटरेस्ट शुरू हो जाता है कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज में, क्योंकि उनको पता चलता है कि जॉब मार्केट तो है ही नहीं यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग कोर्सेज का। अब जॉब मार्केट नहीं है, उसके लिए एक रीज़न ये भी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम सिर्फ यहाँ पर 0.7% खर्च करते हैं। द अदर बज़वर्ड्स जो कि यहाँ पर बात की जा रही है, स्टार्टअप से जॉब क्रिएट होगी, तो ऑथर ने बोला स्टार्टअप से ऐसा जॉब क्रिएट नहीं होती है। मेयरली इस्टेब्लिशिंग इनोवेशन काउंसिल्स और ऑर्गेनाइजिंग हैकेथॉन्स डज नॉट डू एनीथिंग टू अनलीश एनी रियल इनोवेशन। तो रियल इनोवेशन के लिए यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्राइवेट एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दिस सीम्स सेंसिबल बट इट्स नीड टू बी आस्क्ड कि कौन सी ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हो।
दिस ट्रेनिंग विल सडनली मेक टीचर्स टर्न इनटू जीनियसेस, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रूटीन स्किल्स आप यहाँ पर इम्पार्ट कर सकते हो। फिर ऑथर ने खुद सोल्यूशन बताया है, और हाँ, अब हम ऑथर्स के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट हिंडर्स एनी मीनिंगफुल इनोवेशन, स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम। स्कूल एजुकेशन में हमें यहाँ पर रोट लर्निंग सिखाई जाती है, विच हॉबल्स इनकमिंग स्टूडेंट्स इनटू द कॉलेज सिस्टम। स्टूडेंट अंडरगो अ रोट मैकेनिकल एजुकेशन, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, उनका जो इनोवेटिव माइंड है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही उनको यहाँ पर रटना सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स अंडरगो अ रोट मैकेनिकल एजुकेशन इन स्कूल्स, स्पेंड टाइम स्टडिंग फॉर इररेलेवेंट बोर्ड एग्जाम्स, और जिसकी वजह से उनका फिर उसके बाद उनको कोचिंग जाना पड़ता है 6-7 घंटे के लिए। तो देर इज लिटिल रूम फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी। सेकेंड, वाई आर देयर लार्ज फैकल्टी शॉर्टेजेस अक्रॉस आर इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। तो फैकल्टी शॉर्टेजेस क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरी बात फंडिंग नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। थर्ड, देर इज नो एस्केप फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ कोर इंजीनियरिंग इज टू बिकम ग्रेट अगेन, तो हमें कोर इंजीनियरिंग में जॉब्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी बच्चे यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग को परस्यू करेंगे। दिस रिक्वायर्स अ लार्ज एक्सपेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तभी हम यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग में जॉब्स को क्रिएट कर पाएंगे। मेयरली मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स की आप यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स ले लो, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमें ये देखना कि अंडरलाइन कंडीशंस क्या हैं कि बच्चे यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन कंडीशंस को यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल ये भी इसी बारे में है कि हमारे जो बोर्ड्स के रिजल्ट्स आते हैं उससे कंपेयर किया जाता है एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कि तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आए। और अगर हम देखें तो बोर्ड्स के रिजल्ट इस बात के ऊपर बेस्ड होते हैं कि कौन सा बच्चा कितना रट लेता है। जो ज़्यादा रट लेता है उसके यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। The child is made to believe that more the marks, more the intelligence quotient. The board examination results are all about comparison, और एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के अगेंस्ट यहाँ पर पैक करने की कोशिश की जाती है। As parents, we must understand that intelligence assumes multiple forms and each child has natural strength and weaknesses. तो यहाँ पर आप मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा चाइल्ड इंटेलिजेंट है और कौन सा चाइल्ड इंटेलिजेंट नहीं है। Many of us wrongly assume कि बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट से हमें यहाँ पर चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को पता चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अ लो स्कोर डज नॉट इंडिकेट अ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो एक्सीलेंट राइटर है, लेकिन हो सकता है वो ग्रामर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं कर पाता हो। तो स्टूडेंट हु इज एन एक्सीलेंट राइटर फॉर इंस्टेंस माइट स्ट्रगल टू पिक द राइट आंसर इन अ मल्टीपल चॉइस ग्रामर टेस्ट। तो ये हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। मोस्ट टाइम्स हाई टेस्ट स्कोर सिंपली मीन एक्सीलेंस एट रोट मेमोराइजेशन, और यहाँ पर जिसको रोट मेमोराइजेशन जो अच्छे से रट लेता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेता है, उसकी रैंक अच्छी आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट है और बाकी यहाँ पर जिस स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो इंटेलिजेंट नहीं है। उसके भी अपने डोमेन होंगे जिसमें वो इंटेलिजेंट होगा। तो मोर देन 8 आउट ऑफ 10 टीनेज एक्सपीरियंस मॉडरेट टू एक्सटेंसिव प्रेशर ड्यूरिंग द फाइनल स्कूल ईयर। फिर यहाँ पर हेडेक, लॉस ऑफ स्लीप, एंगर, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर होती है। वी नीड असेसमेंट दैट आर डिज़ाइन फॉर लर्निंग, नॉट यूज फॉर ब्लेमिंग, रैंकिंग एंड सर्टिफाइंग। तो हमें जो एजुकेशन असेसमेंट उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और उसके बाद भी हम यहाँ पर रोड मेमोराइजेशन, मैकेनिकल एजुकेशन को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हमें यहाँ पर एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें ये कहा गया कि क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये स्किल्स हमें इम्पार्ट करनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स में। तो एम्फेसिस ऑन एकेडमिक टेस्ट हैज़ ऑल्सो स्क्वीज्ड आउट वोकेशनल कोर्सेज। अब इतना ज़्यादा एकेडमिक टेस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है कि वोकेशनल कोर्सेज स्कूल में होते ही नहीं है, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज की बात करती है। अब हम आगे चलते हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू, तो ये कल हमने डिस्कस किया था गूगल स्ट्रीट व्यू, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने गूगल अर्थ देखा है, तो अभी आपको 10 सिटीज़ में यहाँ पर गूगल स्ट्रीट व्यू भी दिखेगा। तो अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको स्ट्रीट में सब कुछ दिख जाएगा कि क्या है, यहाँ पर क्या है। तो गूगल स्ट्रीट व्यू इज़ फाइनली अवेलेबल फॉर 10 सिटीज़ इन इंडिया एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू रोल आउट इन अबाउट 50 मोर सिटीज़। तो ये गूगल ने स्ट्रीट व्यू बहुत पहले लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन जब यहाँ पर जो गूगल की यहाँ पर कार्ड्स थी उनके ऊपर जब गूगल ने कैमरा लगाए थे तो पुलिस ने उनको जब्त कर लिया था। पुलिस ने कहा था आप ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर लोगों की प्राइवेसी जो है वो यहाँ पर इन्वेड हो रही है। Google Street View is an immersive 360-degree व्यू ऑफ ए लोकेशन कैप्चर्ड यूजिंग स्पेशल कैमरास माउंटेड ऑन व्हीकल्स। तो इस बार गूगल ने क्या किया, गूगल ने यहाँ पर टेक महिंद्रा और जेनेसिस की यहाँ पर जो कार्ड्स उनको यूज़ किया यहाँ पर व्यू लेने के लिए, कैमरा कैप्चर करने के लिए। In 2011, the Bangalore City Police stopped vehicles capturing images for Google Street View। फिर यहाँ पर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी लाएगी 2021 की, जिसने अलाउ किया कि जो इंडियन कंपनीज है वो यहाँ पर मैप डेटा को कलेक्ट कर सकती हैं और वो दूसरे को दे सकती हैं। तो यहाँ पर टेक महिंद्रा और मुंबई बेस्ड जेनेसिस यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करी और यहाँ पर उन्होंने गूगल को प्रोवाइड किया। लिमिटेशंस इन इंडिया, तो यहाँ पर स्ट्रीट व्यू आप सबका नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
इसरो की बिल्डिंग है तो उसका आप यहाँ पर स्ट्रीट व्यू नहीं देख सकते हो। तो दिस मीन्स इन अ प्लेस लाइक दिल्ली द कैंटोनमेंट एरिया विल बी आउट ऑफ बाउंड्स फॉर स्ट्रीट व्यू, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। अब हम आगे चलते हैं फेड हाइक एंड रिसेशन वरीज। तो यूएस में वापस से जो इनकी सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रेज कर दिया है, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन पहुंच चुका है 9.1%। तो इन इट्स कंटिन्यूइंग बिट टू कूल डाउन इन्फ्लेशन इन द यूएस एट अ 4 decade हाई एट 9.1% इन जून द फेडरल रिजर्व रेज द फेडरल फंड्स रेट। तो यहाँ पर जो फेडरल फंड रेट है उसको यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया गया है। वॉट इज द फेडरल फंड रेट? इट इज़ द इंटरेस्ट रेट जिस रेट पर यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे को बेसिकली एक दूसरे से बोरो करते हैं। तो अगर यहाँ पर कमर्शियल बैंक को बोरो करना ही महंगा पड़ेगा तो वो अल्टीमेटली लोगों को भी लोन यहाँ पर महंगी दरों पर ही देंगे। तो व्हेन द फेड वांट्स टू रेज द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकॉनमी, ये क्या करते हैं, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ जैसे काम करता है रेपो रेट, वैसे ही इनके यहाँ काम करता है एफएफआर। तो फेडरल फंड रेट आप यहाँ पर रेपो रेट से इक्वलाइज कर सकते हो कि रेपो रेट और फेडरल फंड रेट सेम चीज़ें हैं। वाई इज द फेड टाइटनिंग द मनी सप्लाई? अब फेड क्यों यहाँ पर मनी सप्लाई को टाइटन कर रही है? एक ही रीज़न है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूएस में। तो एनी सेंट्रल बैंक रिजॉर्ट्स टू मॉनिटरी टाइटनिंग जब भी वहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। तो इन्फ्लेशन यूएस में 9.1% है, तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज कर रही है। लेकिन इससे डर ये है कि कहीं रिसेशन ना आ जाए। तो एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग लाइक द वन करेंटली अंडरवे इन द यूएस, इसकी वजह से रिसेशन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक तरीके से डिमांड को कर्व कर रहे हो, ग्रोथ को कर्व कर रहे हो, तो इससे रिसेशन आ सकता है। रिसेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ये होती है कि अगर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में आपकी जो जीडीपी है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसको यहाँ पर रिसेशन कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ अ रिसेशन रिक्वायर्स द जीडीपी ऑफ अ कंट्री टू कॉन्ट्रैक्ट इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। और जीडीपी अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करती है उसकी वजह से जॉब लॉसेस होते हैं, रिड्यूस्ड इनकम होती है और रिड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। फिर यहाँ पर इसी डेफिनेशन को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है कि हम ये नहीं कह सकते कि 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनबीईआर जो कि है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, ये यूएस में है, इनका ये कहना है कि सिर्फ आपको 2 क्वार्टर्स ही कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो एनबीएस ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ रिसेशन इज दैट इट इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिक्लाइन ही आ गया, सिर्फ ये नहीं कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, सिर्फ डिक्लाइन आ गया, तो उसको भी यहाँ पर हम रिसेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो इट इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द इकोनॉमी एंड दैट लास्ट मोर देन अ फ्यू मंथ्स। फिर ये डेफिनेशन क्यों एनबीआर मानता है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है जीडीआई की। तो जीडीआई हम डिस्कस कर लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम को मेजर करता है फ्रॉम द इनकम साइड ऑफ द इकोनॉमी, और जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो यहाँ पर मेजर करता है फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड। तो जीडीपी एक्सपेंडिचर साइड होती है और जीडीआई फ्रॉम द इनकम साइड होता है। वाई इज द आउटलुक फॉर द यूएस इकॉनमी? अब आउटलुक क्या है यूएस इकॉनमी के लिए? तो बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि यूएस जो है वो यहाँ पर रिसेशन में जा सकता है। इंडिया के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर यूएस अगर अपने लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता रहेगा तो इंडिया से जो फंड आउटफ्लोज हैं वो और ज़्यादा होंगे। तो राइजिंग रेट्स इन द यूएस वर वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर मनी फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया, और उसकी वजह से हमारा जो रुपये है यहाँ पर डेप्रिशिएट होगा। फिर यहाँ पर हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि आईएमएफ निकालता है, तो इन इट्स लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ ने ऑलरेडी जो यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडिया के उसको यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है। सस्पेंशन ऑफ एमपीज द रूल्स एंड द पावर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पर एमपीज को सस्पेंड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 19 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, तो उसके बाद 24 तक सस्पेंड कर दिए गए। तो वाई डू एमपीज डिसरप्ट पार्लियामेंट? तो ओवर द ईयर्स क्यों एमपीज यहाँ पर पार्लियामेंट को डिसरप्ट करते हैं? तो यहाँ पर 4 ब्रॉड रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो एमपीज हैं वो डिसरप्ट करते हैं पार्लियामेंट। पहला ये कि लैक ऑफ टाइम अवेलेबल टू एमपीज फॉर रेजिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपोजिशन का ये कहना है कि जीएसटी प्राइस राइस के ऊपर यहाँ पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन उतना टाइम नहीं है जिसकी वजह से टाइम अलॉट नहीं किया जाता। तो पहला रीज़न ये कि टाइम की कमी जिसकी वजह से एमपीज अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स को रेज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कभी कभी टाइम होता भी है लेकिन यहाँ पर सरकार जानबूझ के उस मैटर को डिस्कस नहीं करना चाहती, उसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहती है। एंड सेकंड इज द अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिटेलिएटरी पोस्चर बाय ट्रेजरी बेंचेस। बाकी 2 रीजंस कौन से हैं? द अदर 2 रीजंस आर डेलिब्रेट डिसरप्शन बाय पार्टीज फॉर पॉलिटिकल और पब्लिसिटी पर्पसेस। तो यहाँ पर पब्लिसिटी करने के लिए भी ऑपोजिशन पार्टीज को लगता है हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी, तो उसके चलते भी वो यहाँ पर डिसरप्शन करते हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट एमपीज डिसरप्टिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर एमपीज को डर नहीं है, उनको लगता है कि अगर वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट भी करेंगे तब भी उनके खिलाफ कुछ यहाँ पर होगा नहीं। अब व्हाट हैज पार्लियामेंट डन टू एड्रेस दीज इशूज? तो गवर्नमेंट, अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री कैलेंडर होता है वो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या क्या डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि यहाँ पर जो ऑपोजिशन है उसका भी रोल होना चाहिए एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड करने में। देयरफॉर द डिसीजन अबाउट द टाइम अवेलेबल विद पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन रेस्ट विद द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स जो हैं
अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उसको प्रायोरिटाइज करती है कि पहले हम बिजनेस को डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल कौन से बिल को इंट्रोड्यूस करना है, डिबेट तो बाद में भी होती रहेगी। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ऑल्सो प्रायोरिटाइजेस गवर्नमेंट बिजनेस ओवर अदर डिबेट्स जो कि लेजिस्लेशन में होती है। इन दिस रिगार्ड पार्लियामेंट ने अपने रूल्स को अपडेट नहीं किया है, पिछले 70 सालों से सेम रूल है। Who can suspend MPs and for how long? तो rules for ensuring that smooth functioning of the parliament have been unchanged since 1952। जो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एमपी को डायरेक्ट कर सकता है कि एमपी को विड्रॉ कर दिया जाए फ्रॉम द हाउस फॉर एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट। तो यहाँ पर कोई भी एमपी अगर डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है तो उसको हाउस से विड्रॉ करवाया जा सकता है। इफ द एमपी कंटिन्यूज डिस्टर्बिंग द हाउस तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस लेजिस्लेटर के नेम को लेगा और उसके बाद एक मोशन पास किया जाएगा टू सस्पेंड द एमपी अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। तो पहले तो उसको विड्रॉ करवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एमपी यहाँ पर लगातार डिस्टर्ब करता रहा हाउस को, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक मोशन पास करवा देगा अगेंस्ट हिम और हर। तो आफ्टर द हाउस कैन मूव अ मोशन टू सस्पेंड द एमपी अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। और ये पावर दोनों हाउसेस के पास है, लेकिन एक पावर एक्सक्लूसिवली लोकसभा के पास है। वो कौन सी है? तो 2001 में लोकसभा ने अपने रूल्स को चेंज किया था और स्पीकर को मोर पावर दी थी टू डील विद ग्रेव एंड डिसऑर्डरली कंडक्ट। एज पर दिस न्यू रूल जो यहाँ पर स्पीकर है वो सिर्फ एमपी को नेम करेगा, जो कि अपने आप ही 5 दिनों के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तो इसमें कोई भी मोशन पास करने की जरूरत नहीं है। तो एज पर दिस न्यू रूल द स्पीकर कैन नेम एन एमपी हु शैल देन ऑटोमेटिकली स्टैंड सस्पेंडेड for 5 days। तो दिस रूल रिमूव्स द नीड फॉर द हाउस टू पास अ मोशन फॉर सस्पेंशन। तो इसमें यहाँ पर मोशन पास करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो पावर है ये यहाँ पर राज्यसभा के पास अभी राज्यसभा के रूल्स में इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं? तो कोर्ट्स इंटरवीन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 122 द कॉन्स्टिट्यूशन सेज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कांट बी क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का जो केस गया था, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कस्टोडियंस होते हैं पार्लियामेंट के एंड द रोल इज टू बी नॉन पार्टिसन इंप्लीमेंटर ऑफ द रूल्स। तो इन द 14th लोकसभा ड्यूरिंग द टेन्योर यहाँ पर बात की गई थी कि जो लोकसभा है उसको लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा था बाय द ऑपोजिशन एमपीज। तो ये इशू में देखने को मिलता है कि जो ऑपोजिशन एमपीज होते हैं वो हाउस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। उसके हमने रीजंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इन कॉल विद बाइडन शी वॉन्ट्स अगेंस्ट प्लेइंग विद फायर ओवर ताइवान। तो यहाँ पर बेसिकली जो यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं ये जाने वाली हैं ताइवान। तो यहाँ पर बात हुई है बाइडेन की और जिनपिंग की, और जिन्होंने ये कहा है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है और हम यहाँ पर वन चाइना प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव करते हैं, इसीलिए ये विजिट नहीं होनी चाहिए। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग हेल्ड अ 5th कॉल एज लीडर्स ऑन थर्सडे एंड शी वांट अगेंस्ट प्लेइंग विद फायर ओवर ताइवान। और इनका ये कहना है चाइनीज़ का कि इन्होंने बाइडेन को ये बोला कि यूएस वन चाइना प्रिंसिपल को अवॉइड करे, और जो चाइना है वो फॉर्मली अपोज करता है अगर कोई भी यहाँ पर ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करता है, और जो ताइवान है वो यहाँ पर चाइना का ही पार्ट है। फिर यहाँ पर इस पेज पर बात की गई बिहाइंड सेंट्रल्स बूस्टर शॉट फॉर बीएसएनएल। तो बीएसएनएल के लिए यहाँ पर सेंटर ने एक रिवाइवल पैकेज निकाला है 1.64 लाख करोड़ का। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द रिवाइवल पैकेज? फर्स्ट द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन अपग्रेडिंग बीएसएनएल सर्विसेज। इसके अलावा यहाँ पर बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा। हाउ डज द गवर्नमेंट प्लान टू डी स्ट्रेस बीएसएनएल्स बैलेंस शीट? तो यहाँ पर बीएसएनएल को सॉवरेन गारंटी दी जाएगी। तो बीएसएनएल यहाँ पर जाकर लोन लेकर आएगा मार्केट से, और उस लोन के ऊपर यहाँ पर सॉवरेन गारंटी होगी कि सरकार इसके ऊपर सॉवरेन गारंटी दे रही है। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट सेट द सेंटर विल प्रोवाइड सॉवरेन गारंटी टू दीज बीएसएनएल एंड एमटीएनएल फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन। इसके अलावा जो एजीआर ड्यूज़ है, तो एजीआर ड्यूज़ को यहाँ पर इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर एजीआर ड्यूज़ भी खत्म हो जाएंगे बीएसएनएल के। अब सरकार यहाँ पर बीएसएनएल को सपोर्ट कर क्यों रही है, इसको बेच क्यों नहीं दे रही है? तो व्हाई हैज द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इन्फ्यूज मनी इनटू अ लॉस मेकिंग फर्म? अब इसके भी कुछ रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल BSNL द गवर्नमेंट इज एबल टू पुश फॉरवर्ड विद इट्स रूरल ब्रॉडबैंड एजेंडा। तो रूरल ब्रॉडबैंड एजेंडा में यहाँ पर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज नहीं आएंगी, उसी के लिए यहाँ पर ज़रूरत होती है पब्लिक सेक्टर कंपनीज की। नियरली जो 36% BSNL को ऑप्टिकल फाइबर कस्टमर्स है वो यहाँ पर रूरल एरियाज में है। एंड द ऑपरेटर असिस्ट द गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिंग टू फार फ्लंग एरियाज। तो फार फ्लंग एरियाज में अगर हमें टेलीकॉम फैसिलिटीज़ पहुँचानी तो उसके लिए BSNL जैसी यहाँ पर कंपनीज ज़रूरी हो जाती हैं। और BSNL की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस भी है डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पे, तो जिसकी वजह से जो वेंडर बेस है वो इंडिया में इंक्रीज होता है। और लास्टली बात ये है कि BSNL का नेटवर्क बॉर्डर एरियाज और एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी है, इसीलिए BSNL स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है। स्क्राइब न्यूज़ को ट्वीट इंडिया सॉट मोस्ट ब्लॉक्स। तो ये हमें ट्विटर की रिपोर्ट से ये पता चला है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द लीगल फेस ऑफ बिटवीन ट्विटर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेट दैट द गवर्नमेंट इशूड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लीगल डिमांड्स टू ब्लॉक कंटेंट, जो कि यहाँ पर वेरीफाइड जर्नलिस्ट ने पोस्ट किया था। फिर यहाँ पर ट्विटर की रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, जिसमें ट्विटर ने ये कहा इंडिया वॉज सेकंड इन आस्किंग द प्लेटफॉर्म यूजर्स इन्फॉर्मेशन। तो इंडिया यहाँ पर दूसरा सबसे
मतलब दूसरे नंबर पे आने वाला कंट्री है जो कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन को मांगती है इसकी गवर्नमेंट, एंड वाज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज जो कि यहाँ पर कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स देता है ट्विटर को। ट्विटर फाइल्ड अ लॉसूट, तो यहाँ पर ट्विटर ने लॉसूट फाइल किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स देती है जो कि पूरी तरीके से आर्बिट्ररी होते हैं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक रीड किया है। तो सबसे फर्स्ट वाला तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति रिमार्क ये हमने डिस्कस कर लिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर जो चेस ओलंपियाड हो रहा है चेन्नई में, तो उसमें बात की गई कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो होनी चाहिए अलॉन्ग विद द स्टेट चीफ मिनिस्टर। फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो 17 साल के वोटर्स हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने पाल दादव मसाकर डिस्कस किया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत, तो ये आपको याद रखना है जो कि गुजरात में हुआ था। फिर यहाँ पर हमने हेपेटाइटिस डिस्कस किया, तो हेपेटाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, ABCDE होता है इसमें। और फिर हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी सेल्फ लिमिटिंग होती है और किसके लिए यहाँ पर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर मदर बीइंग नेचुरल गार्डियन ऑफ चाइल्ड हैज़ राइट टू डिसाइड सरनेम, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व हमने डिस्कस किया जो कि उड़ीसा में है, और बांधवगढ़ यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। प्रिज्यूम्ड गिल्टी, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि PMLA के जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनली अपील किए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि ये ड्रैकोनियन प्रोविजंस यहाँ पर सिर्फ बीजेपी ही लेकर आई है, यूपीए ने भी इसको इक्वली सपोर्ट किया है। थ्रोइंग गुड मनी, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो BSNL जैसी कंपनी है उसके लिए क्यों रिवाइवल पैकेज लाने की ज़रूरत है और क्यों यहाँ पर टैक्स पेयर का मनी उसमें डालने की ज़रूरत है। फिर प्रोटेक्टिंग हीलर्स एंड सेवर्स, तो यहाँ पर डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसके लिए सरकार एक बिल लेकर आ रही थी, लेकिन सरकार ने बिल को विड्रॉ कर लिया क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि बाकी प्रोफेशनल सर्विसेज भी सेम बिल की डिमांड करेंगे। फिर यहाँ पर हमने इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की कि यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग जो ब्रांचेस होती हैं उसमें यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पर क्या करते हैं, कोडिंग सीख के वो भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज में ही जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉरी AICTE चेयरमैन का यहाँ पर ये कहना है कि प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। तो ऑथर ने उसको काउंटर किया कि सिलेबस आउटडेटेड नहीं है, अगर आप कोर इंजीनियरिंग देखो तो सिलेबस तो बेसिकली सेम ही रहने वाला ना, आप कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर बात की कि टीचर्स ट्रेनिंग की, तो ऑथर ने कहा टीचर्स ट्रेनिंग हो सकती है लेकिन उसमें भी क्या होना है ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है। फिर आपको यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जो रोट और मैकेनाइज लर्निंग उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और इसके अलावा ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि 10th और 12th के मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर पेरेंट्स कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर ज़्यादा मार्क्स है तो बच्चे की ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि हो सकता है कि उसके एकेडमिक्स में उतने ज़्यादा मार्क्स अच्छे ना हो लेकिन उसका खुद का अरीना हो जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हो। फिर अब हम आगे चलते हैं गूगल स्ट्रीट व्यू जो कि हमने डिस्कस कर लिया, और यहाँ पर किसके साथ इन्होंने पार्टनर किया तो टेक महिंद्रा और जेनेसिस। यहाँ पर फेडरल रेट हाइक हुई है, तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन 9.1% हो गया है। उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया के ऊपर यही इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारे यहाँ से और ज़्यादा जो फंड्स है वो बाहर जाने लगेंगे और हमारा रुपये और ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा। इसके अलावा रिसेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो जब जीडीपी यहाँ पर 2 क्वार्टर्स तक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको यहाँ पर रिसेशन कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ रिसेशन रिक्वायर्स द जीडीपी ऑफ अ कंट्री टू कॉन्ट्रैक्ट इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स। फिर यहाँ पर एमपीज को सस्पेंड करने की पावर किसके पास है, तो सबसे पहले एमपीज डिस्टर्ब ही क्यों करते हैं पार्लियामेंट, तो उसके लिए 4 रीज़न हमने डिस्कस किए। पहला ये कि एडिक्वेट टाइम नहीं होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपोजिशन जिस इशू के ऊपर डिस्कशन चाहता है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाता है। दूसरी बात, कभी कभी जानबूझकर गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि उस इशू के ऊपर डिस्कशन हो। कभी कभी यहाँ पर जो ऑपोजिशन एमपीज होते हैं वो थोड़ी पब्लिसिटी के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं पार्लियामेंट। और चौथी बात, अगर वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करते हैं तो उनके अगेंस्ट प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कोई डर नहीं होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो एजेंडा ऑफ द डे है वो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि पार्लियामेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अपोजिशन के इश्यूज हैं उनको नहीं इंक्लूड किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर अपोजिशन को प्रॉब्लम होती है। इसके लिए रूल्स हैं, तो यहाँ पर अगर किसी को भी कोई भी यहाँ पर अगर डिसऑर्डरली कंडक्ट करता है या यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है पार्लियामेंट को, तो यहाँ पर जो स्पीकर उसके पास पावर होती है कि स्पीकर उसको यहाँ पर उसके अगेंस्ट मोशन पास कर सकता है और उसको यहाँ पर अंटिल द एंड ऑफ द सेशन तक के लिए यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन एक और पावर ये ऐड की गई थी कि मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर 5 दिन के लिए सस्पेंड करना हो तो ये पावर यहाँ पर स्पीकर के पास होती है, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं होती है। क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं, तो कोर्ट्स इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि शी जिनपिंग का ये कहना है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है और यहाँ पर यूएस को भी अवॉइड करना चाहिए बाई वन चाइना प्रिंसिपल। फिर बीएसएनएल में क्यों यहाँ पर उसके लिए एक पैकेज लाया जा रहा है, तो उसके कुछ रीजंस है। फॉर एग्जांपल जो बीएसएनएल है उसका
रूरल बैकग्राउंड में, रूरल ब्रॉडबैंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर जो 36% है, उसके जो कंज्यूमर्स है वो यहाँ पर रूरल एरियाज़ में है। इसके अलावा बीएसएनएल की प्रेजेंस है एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज़, और यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरियाज़ में भी यहाँ पर बीएसएनएल की प्रेजेंस है। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। फिर यहाँ पर ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से ये पता चला है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग ऑर्डर्स पास करती है। इसके अलावा वेरीफाइड जर्नलिस्ट के ट्वीट होते हैं, उनको भी यहाँ पर ब्लॉक करने का ऑर्डर दे देती है। तो ये यहाँ पर ट्विटर का कहना है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।